हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये इस चैप्टर का पार्ट 9 है और थ्योरी कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट भी है। तो अब तक हम ये देख चुके हैं कि स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए टेम्परेचर या प्रेशर चेंज किया जाता है। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, क्या हमेशा लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करना ज़रूरी होता है वेपर बनाने के लिए? डेली लाइफ में हम देखते हैं कि पानी अगर खुला छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे गायब हो जाता है और गीले कपड़े बिना उबाले ही सूख जाते हैं। तो सवाल ये है कि इन दोनों केसेस में पानी को क्या होता है, और यहीं से हम इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि मैटर के पार्टिकल्स हमेशा मोशन में होते हैं, कभी रेस्ट में नहीं होते, और किसी भी फिक्स टेम्परेचर पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। कुछ पार्टिकल्स के पास कम एनर्जी होती है, कुछ के पास ज्यादा। और लिक्विड के केस में सरफेस पर मौजूद कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके पास रिलेटिवली ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। ये पार्टिकल्स अपने आसपास के पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेते हैं और सरफेस से बाहर निकलकर वेपर बन जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन, यानी लिक्विड का वेपर में चेंज होना किसी भी टेम्परेचर पर जो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो, उस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन को अच्छे से समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर करते हैं। जब हम इक्वल क्वांटिटी का पानी एक टेस्ट ट्यूब में और एक चाइना डिश में रखकर उन्हें विंडो या फैन के पास रखते हैं और तीसरा सैंपल कपबोर्ड के अंदर रख देते हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि हर जगह इवेपोरेशन का रेट सेम नहीं होता। इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि इवेपोरेशन कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। क्योंकि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है, इसलिए जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी, और इसी वजह से कपड़ों को सुखाते वक्त हम उन्हें फैलाकर डालते हैं। देन दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ज्यादा पार्टिकल्स के पास एनफ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, और इवेपोरेशन फास्ट हो जाती है। देन तीसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी, जो एयर में मौजूद वाटर क्वांटिटी को बताती है। अगर एयर ऑलरेडी वाटर वेपर से भरी हुई है, जैसे रेनी डे पर होता है, तो इवेपोरेशन स्लो हो जाती है क्योंकि एयर और वेपर एक्सेप्ट नहीं कर पाती। देन चौथा फैक्टर होता है विंड स्पीड। जब हवा तेज चलती है तो वेपर पार्टिकल्स सरफेस से दूर कैरी हो जाते हैं, सराउंडिंग एयर में वाटर वेपर कम हो जाता है और इवेपोरेशन और तेज हो जाता है, एंड इसी वजह से कपड़े विंडी डे पर जल्दी सूख जाते हैं। और इस पूरे कॉन्सेप्ट से हम क्लियरली समझ सकते हैं कि इवेपोरेशन बॉइलिंग से अलग प्रोसेस होता है। ये सिर्फ सरफेस पे होता है और इसका रेट सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड पर डिपेंड करता है। अब हम टॉपिक को फर्दर मूव करते हैं और नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन से समझते हैं कि इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट कैसे आता है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, विच इज इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब किसी ओपन वेसल में लिक्विड रखा होता है तो इवेपोरेशन कॉन्टिन्यूसली होती रहती है। इवेपोरेशन के दौरान लिक्विड के सरफेस पे मौजूद पार्टिकल सब एक जैसे नहीं होते। कुछ पार्टिकल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और वही हाई एनर्जी पार्टिकल्स सरफेस से एस्केप करके वेपर बन जाते हैं। जब ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकल जाते हैं तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स बचे होते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, मतलब लिक्विड थोड़ा ठंडा हो जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, पार्टिकल्स एनर्जी लूज करने के बाद वेपर कैसे बनते हैं? इसका जवाब ये है कि इवेपोरेशन के टाइम लिक्विड अपनी लॉस्ट एनर्जी को सराउंडिंग्स या बॉडी से एब्जॉर्व करता है, और ये एनर्जी सराउंडिंग से लेने की वजह से सराउंडिंग्स की हीट कम हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू इवेपोरेशन। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जब आप अपने पाम पर थोड़ा सा एसीटोन यानी नेल पॉलिश रिमूवर डालते हो तो एसीटोन के पार्टिकल्स आपकी स्किन से हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। हीट लॉस की वजह से पाम ठंडी लगने लगती है, और इसी तरह एक हॉट सनी डे पे लोग रूफ या ओपन ग्राउंड पर पानी छिड़कते हैं क्योंकि पानी का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा होता है। इवेपोरेशन के लिए पानी सरफेस से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है जिससे सरफेस ठंडी हो जाती है या आपकी छत ठंडी हो जाती है। अब इसी प्रिंसिपल को हम ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई करते हैं और समझते हैं समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहने जाते हैं। गर्मियों में हम ज्यादा
प्रेस्पायर करते हैं, यानी बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करती है ताकि खुद को कूल रख सके। जब स्वेट स्किन की सरफेस पे आती है तो इवेपोरेशन के टाइम स्वेट के पार्टिकल्स बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये हीट एग्जैक्टली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर होती है, जिससे बॉडी कूल हो जाती है। और कॉटन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कॉटन स्वेट को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और उसे हवा के कांटेक्ट में लाता है, जिससे इवेपोरेशन इजीली हो जाती है और कूलिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। अब लास्ट में हम एक रिलेटेड बट टोटली ऑपोजिट प्रोसेस समझते हैं, विच इज कंडेंसेशन। जब हम आइस कोल्ड वाटर एक ग्लास में लेते हैं तो थोड़ी देर के बाद ग्लास के आउटर सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने लगती हैं। ये ड्रॉपलेट्स ग्लास के अंदर से नहीं आती, बल्कि एयर में मौजूद वाटर वेपर ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आकर एनर्जी लूज कर देता है और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर से लिक्विड में चेंज होने के इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन से ये क्लियर हो जाता है कि इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है, क्योंकि एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होती है, जबकि कंडेंसेशन में वेपर एनर्जी लूज करके लिक्विड बन जाता है। तो ये था डिटेल्ड कवरेज ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, और इसी के साथ आपका चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स फुल डिटेल में कवर हो जाता है। इसके बाद अगली 2 वीडियोस में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स कवर करेंगे। एक वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर के अंदर मौजूद इन बिटवीन एक्सरसाइज क्वेश्चंस को, एंड लास्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपके सभी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को, वो भी फुल डिटेल में। तो आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा, एंड बाकी चैप्टर्स को भी इसी डिटेल में कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।